जिले, 38 विधानसभा, नर्मदा का किनारा और आदिवासी संस्कृति का नजारा। ये है सूबे के पूर्व में बसा महाकौशल, जो इस चुनाव में दिग्गजों का अड्डा और हॉट सीट का हब बना। महाकौशल की 38 सीटों पर करीब 80% वोटिंग, कई सीटों पर 90% से ज्यादा हुआ मतदान। बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्री समेत 4 सांसदों को उतारा। कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ और 3 पूर्व मंत्री मैदान में। नाथ का गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा महाकौशल का हिस्सा। आदिवासी बाहुल्य इलाका है महाकौशल। 38 सीटों में से 13 सीटें एसटी, 3 सीटें एससी। 2018 चुनाव में बीजेपी को हाथ लगी निराशा। 24 सीटों पर कांग्रेस, 13 पर बीजेपी को मिली जीत। नाथ को सीएम फेस बनाने का कांग्रेस को मिला फायदा। आदिवासी वर्ग की नाराजगी मानी गई बड़ी वजह। 2013 में बीजेपी को 24, 2008 में मिली थी 26 सीटें। 2023 चुनाव में बीजेपी ने एसटी वर्ग के लिए खोला खजाना। सीएम शिवराज ने जबलपुर से जारी की लाडली बहना की किश्त। पेसा एक्ट, जन नायकों को सम्मान समेत कई घोषणाएं। नाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा से किया चुनावी आगाज। छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें और लोकसभा कांग्रेस के पास। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी भी देगी कड़ी टक्कर। महाकौशल में विकास और नेतृत्व बड़े मुद्दों में शुमार रहा है। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने गौरीशंकर बिसेन को कैबिनेट में शामिल किया। इस बार बीजेपी को दिग्गजों के साथ साथ पुराने रिकॉर्ड से भी आस है। तो कांग्रेस 2018 के नतीजों पर विश्वास जता रही है। देखिए, महाकौशल में निश्चित तौर पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तुलना में कम सफलता मिली थी, पर इस बार न केवल महाकौशल, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। महाकौशल में जिस प्रकार की स्थिति पिछले बार थी, उससे हम लगभग 100% बेहतर करेंगे और मध्य प्रदेश की विजय गाथा में भाजपा के पक्ष में महाकौशल की बड़ी भूमिका रहेगी। मन पूरे प्रदेश की जनता का एक जैसा है परिवर्तन का, तो महाकौशल भी उसी में आता है। और महाकौशल में खास तौर से क्योंकि कमलनाथ जी भी उसी संभाग से आते हैं, तो मैं समझता हूं कि महाकौशल के सारे लोगों ने इस बार साथ दिया है। और जो हमारे सर्वे रिपोर्ट हैं या जो हमारे कार्यकर्ता प्रदेश में बता रहे हैं लगातार, तो इस बार निश्चित रूप से पिछली बार से ज़्यादा सीटें आई। सूबे के दूसरे इलाकों से इतर आदिवासी वोटर के मन में क्या है? इस बार महाकौशल किसका साथ देते हुए जीत का सेहरा पहनाता है और बागी किसका समीकरण बिगाड़ते हैं? ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। बंसल न्यूज के सवाल। पहला सवाल, क्या 23 में बीजेपी का महाकौशल विजय का सपना पूरा होगा? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस महाकौशल में 2018 के नतीजे दोहरा पाएगी? तीसरा सवाल, आदिवासी सीटों पर बम्पर वोटिंग किसकी नैया करेगी पार? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश है आज का मुद्दा। और आज हम बात करेंगे महाकौशल के संग्राम की, उस महाकौशल के संग्राम की जहां से आते हैं कमलनाथ जी, जहां से आते हैं प्रहलाद पटेल जी, जहां से आते हैं राकेश सिंह जी। दोनों बीजेपी के नेता हैं। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, राकेश सिंह जी सीनियर लीडर, सांसद और मुख्य सचेतक और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। कमलनाथ जी, कौन नहीं जानता है कमलनाथ जी के बारे में। आज इसी क्षेत्र के समीकरणों की हम बात करेंगे, उसी सीरीज़ में जिसमें हम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ रीजन के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ रहेंगे, स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरे साथी मनोज, जो हमेशा की तरह मुस्तैद हैं और मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा उन्होंने नापा हुआ है। और नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नज़र रखता हूँ। इस तरह की उनकी रिपोर्टिंग की स्टाइल रही है और यही वजह है कि मनोज भैया आ गए, बहस गर्म है, खूब गर्म रही उनकी बहस। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। जबलपुर से काशीनाथ जी हैं,
जलवा रहा है काशीनाथ जी का हमेशा और अभी भी है। ख़ास स्टाइल है उनका बोलने की, ये ख़ास शैली है काशीनाथ जी की। इतनी तारीफ कर रहा हूँ सर, मुस्कुराना तो बनता है आपका काशीनाथ जी। सर ये हुई ना बात, इसे गंभीरता से सुन रहे हैं जैसे मैं आलोचना कर रहा हूँ आपकी, ये हुई ना बात। नहीं 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 जी जी, उमेश बागरेचा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बालाघाट से, उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ और एक अच्छी सी स्माइल अपेक्षित है उनसे भी जी। और हमारे साथ गोविंद चौरसिया जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं छिंदवाड़ा से। प्रोफेसर वाली भूमिका दिख रही है उनकी, ऐसा लग रहा है जैसे हम सबको किसी प्रोफेसर की तरह गाइडलाइंस वो देंगे। सबसे पहले काशीनाथ जी की तरफ ही चलता हूँ। काशीनाथ जी, नर्मदा मैया में कितना पानी बहा है उसके अनेक पड़ावों को आपने देखा है। तब भी देखा है जब दिग्विजय सिंह जी की एक जिसे कहा जाए कि एक ज़बरदस्त लाइन मध्य प्रदेश में चलती थी और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश और दुनिया में भी उनकी चर्चा होती थी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन हो या तमाम मुद्दे हों। अभी इस चुनाव की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बड़ा ही अजीब किस्म का ये चुनाव है। ऐसा लगता है कि जैसे पल पल बदलता है प्रकृति का नज़ारा, वैसे इस चुनाव को हमने पल पल बदलते हुए देखा है और अब तो नज़दीक ही है परिणाम। महाकौशल में आप अगर एक नज़र डालते हैं, जबलपुर से पहले हम शुरुआत करेंगे, फिर संपूर्ण महाकौशल पर भी एक टिप्पणी आपकी अपेक्षित है। किसका पलड़ा आप देखते हैं कि मजबूत है और किसके लिए आपको लगता है कि इसने मेहनत तो बहुत की लेकिन शायद मंजिल मकसूद से दूर रह जाए? जी देखिए, अभी आप बोल रहे थे महाकौशल में आपने जो दिग्गज नेता हैं जो चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं उसमें आपने 3 नाम लिए जी। चौथा नाम आप भूल गए और जिनके वोटों को लेके आप सवाल भी करना चाहते हैं, आदिवासियों का। आप फग्गन सिंह कुलस्ते जी को क्या का नाम बात है, भूल, वाह जी। है ना जी। तो फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं, मतलब 4 बड़े दिग्गज मैदान में हैं जो बिल्कुल, ताल ठोक रहे बेहिचक। हैं। और इस बार नर्मदा के पानी में जो अटखेलियाँ हैं वो अलग तरह की अटखेलियाँ रहेंगी, आप ये देखेंगे। और मेरे को लगता है यहाँ महाकौशल के ही पत्रकार मेरे साथ ही भी पैनल में हैं, वो भी अपने अपने इलाके को पढ़ रहे होंगे, अपने बाजू के जिलों को भी पढ़ रहे होंगे। तो महाकौशल में इस बार कांग्रेस थोड़ा बढ़त की ओर देख रही है जी। छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, इन पूरे इलाकों में कांग्रेस की स्थिति अभी शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छी लग रही है। और ये चुनाव हमारे जैसे लोगों का जो राजनीतिक समीक्षा भी करते हैं, बहुत सालों से पत्रकारिता में हैं, 35-36 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उस क्षेत्र को पढ़ते भी आ रहे हैं, इस क्षेत्र के बारे में जानते लिखते पढ़ते हुए समय बीत रहा है। तो ये हमारे लिए भी एक परीक्षा का चुनाव है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जिन पर विचार करना होगा कि वो चले कि ठहर गए। जैसे लाडली बहना का जो मुद्दा है, आकलन करने पे या बहुत गहराई से जब उसके बाद मैदान में देखो तो लगता है कि ये मुद्दा चला नहीं। वहीं पर बेरोजगारी, महंगाई, ओपीएस, ये 3 बातें बहुत गहरे से प्रभाव की हैं। और ये चुनाव बड़ा खांटी होगा। और जैसा मोटा मोटा आकलन है तो कांग्रेस इस बार जबलपुर में भी बढ़त की ओर रहेगी। एक सीट जो सिहोरा की है, जिस पर एक महिला कैंडिडेट है कांग्रेस की, एकता ठाकुर, उसके जीतने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा लग रही हैं। बाकी 2 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी संघर्ष की स्थिति में है, पाटन और पनागर की सीट। बाकी पुराना जैसा था रिजल्ट, उसमें बहुत फेरबदल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को जबलपुर कैंट से बहुत निश्चिंतता है और वो निर्णय भी उसके पक्ष में ही आएगा। चलिए, तो देखिए, ये रहते हैं पुराने चावल जिसको कहते हैं। काशीनाथ जी पुराने चावल की तरह डुबकी लगा है नर्मदा मैया में और पूरा विश्लेषण उन्होंने उंगली से प्रस्तुत कर दिया। अब गोविंद चौरसिया जी की तरफ चलूँगा। छिंदवाड़ा एक बड़ा केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश की राजनीति का, जैसे बुधनी है, क्योंकि बुधनी से आते हैं मौजूदा मुख्यमंत्री, 18 साल जिनके इस पद पर पूर्ण हो चुके हैं,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छिंदवाड़ा से आते हैं। 40 साल का संसदीय जीवन व्यतीत करने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बतौर विधायक और मुख्यमंत्री अपना नाम दर्ज कराने वाले कमलनाथ। छिंदवाड़ा क्या कह रहा है गोविंद जी, और छिंदवाड़ा से लगे सिवनी और बालाघाट जिलों की भी नब्ज पर आपका हाथ होगा, तो एक टिप्पणी वहाँ की भी हो जाएगी, तो आनंदित होंगे हम लोग जी। देखिए, छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 आदिवासी है, एक हरिजन है और 3 सामान्य सीट है। पिछले चुनाव में जो है 700 सीट जो है कांग्रेस को मिली थी, तब उस समय मुद्दा था किसानों को कर्जे माफ करना। इस बार यहाँ मुद्दा है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और विकास। कमलनाथ जी का विकास सर चढ़ के बोल रहा है, उसके सामने भाजपा जो है, हेलो जी बिल्कुल आप बोलते रहिए सर, हम सब विद्यार्थी की तरह सुन रहे हैं। चौरसिया जी कर नहीं पा रही जी, और पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश में हो रहा है कि 7 सीटों पर कांग्रेस जीत बता रही है, जबकि भाजपा इस मामले में साइलेंट है। आप क्या कह रहे हैं? भाजपा कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं सर, हम तो आपकी बात सुनना चाहते हैं। 7 सीट पे जो है कांग्रेस तो अपनी जीत बता रही है, पर भाजपा साइलेंट है। भाजपा ये कि नहीं कह रही कि हम 2 जीतेंगे, 3 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, पर यहाँ जैसे अब पांडुरंग की मतलब मेरे आदिवासी सीट है, वहां पर पहली बार एक रिटायर्ड जज को भाजपा ने टिकट दिया है और पांडुरंग जिला बनाया है। तो पांडुरंग जिला बनाने के साथ साथ वहाँ भाजपा के पक्ष में वोटिंग है, पर वहाँ कमलनाथ जी का मुद्दा है कि कमलनाथ जी यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तो विकास बहुत होगा। इसी तरह जो है 64 विधानसभा सीट लीजिए है, तो भाजपा ने इस बार जो है पूर्व विधायक नाना मोहड़ को जो है जी हाँ रिपीट किया है, और भाजपा ने भी जो है पूर्व विधायक विजय चौरे को रिपीट किया है। विजय चौरे जो है स्वर्गीय देवनाथ चौरे के भाई हैं। चौरसिया जी मैं फिर निवेदन करूंगा, मैं आपकी व्याख्या सुनना चाहता हूं एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते। क्या आप मान रहे हैं कि 7 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है छिंदवाड़ा में, या आप मानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है? भारी है जी जी। 2-1 कांग्रेस का 7 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है जी, और यहाँ कमलनाथ का विकास मॉडल जो है वो बहुत चल रहा है। दूसरा, यहाँ की जनता चाहती है कि कमलनाथ जी जीते, उनकी पार्टी आए, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जिले का विकास तेजी से होगा। पिछली बार जब वे मुख्यमंत्री थे तो चलिए मैं लौटता हूँ जी जी, मैं आता हूँ उमेश बागरेचा जी की तरफ चलता हूँ। बालाघाट की एक बार बात कर लेते हैं फिर से। बालाघाट में 2 दिग्गज बीजेपी के नेता चुनौतीपूर्ण संग्राम में फंसे हैं। बागरेचा साहब, ठीक बात है ये? जी साहब, बिल्कुल सही बात है जी जी। 2 दिग्गज नेता तो हैं ही, गौरीशंकर बिसेन जी और रामकिशोर कावरे जी। जी, ये दोनों ही सीटें फंसी हुई है आज की तारीख में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा ऑडियो बागरेचा साहब का बढ़ाएं। जी जी बोलिए सर, बोलिए जी। तो ये दोनों सीट, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वैसे ही परसवाड़ा से रामकिशोर कावरे, ये दोनों ही प्रत्याशियों की सीटें फंसी हुई है। और माना जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस, जैसे बालाघाट में कांग्रेस की नई प्रत्याशी है जो पहले निर्दलीय भी लड़ती रही है और समाजवादी पार्टी से भी लड़ती रही हैं, तो अनुभव मुजारे जो नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है जी। तो इस बार, हेलो जी बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, बोलते हेलो, रहिए। आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। बालाघाट विधानसभा का पिछले कई चुनावों से परिदृश्य ये रहा है। मेरी आवाज़ मेरे को रिटर्न आ रही है सर? कोई बात नहीं सर, ऐसा कई बार भ्रम पैदा होता है राजनीति में भी और ऑडियो में भी। आप तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करते हैं इसको हल करें जी। गौरीशंकर बिसेन जी वाली जो सीट है बालाघाट, उसके बारे में एक बता देता हूँ मैं। पिछले कई चुनावों से यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष होता रहा है। अनुभव मुजारे हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति पैदा करती रही है, जिसके कारण से जो भाजपा के विरोध का वोट बैंक है वो विभाजित होता रहा है। हालांकि अनुभव मुजारे अधिकांशतः पिछले चुनाव में भी और उसके 2013 के चुनाव में तो जीतते हारी थी, 2500 मतों से मात्र हारी थी। तो लेकिन इस ये जो 2 नेता बागरेचा साहब आप बता रहे हैं कि संकट में है, इसकी वजह क्या है? गौरीशंकर बिसेन तो बड़े पॉपुलर लीडर हैं,
कांवरे जी युवा हैं, मंत्री रहे, तो मान सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी है जी। एक्चुअल में गौरीशंकर बिसेन जी भी मतलब पिछले 35-40 वर्षों से यहाँ पर विधायक और सांसद रहे, तो लोगों का बदलाव का मूड आ गया इस बार कि काफ़ी साल हो गए गौरीशंकर बिसेन जी को देखते देखते मतदाताओं को, और इस बार नया चेहरा अनुभव मुजारे को लोग आजमाना चाहते हैं। दूसरा ये कि जो गौरीशंकर बिसेन जी का जो पिछला कार्यकाल रहा है 5 वर्षों का, उसमें जो पिछले 2 वर्ष रहे वो काफ़ी विवादास्पद रहे हैं। उनके जो बयान आते रहे हैं और जो उनकी मतलब जो भी कार्यप्रणाली रही है उसको लेके काफ़ी जिले में मतलब बालाघाट विधानसभा में लोगों में आक्रोश देखा गया। यहाँ तक कि जो आज तक के जिन्होंने भाजपा के खिलाफ मतदान नहीं किया, इस बार देखा गया है कि ऐसे लोगों ने भी जो भाजपा के कट्टर समर्थक रहे उन्होंने भी गौरीशंकर बिसेन जी के खिलाफ मतदान किया है। ये आप बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। 18 साल का मध्य प्रदेश का शासन, जी जी बड़ी इम्पोर्टेंट। मैं आता हूँ 18 साल का मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ भी। जी जी मैं लौटता हूँ बागरेचा साहब। मनोज, मैं आपकी तरफ आऊँगा, और ये बात देखिए हम पहले भी सुन चुके हैं मनोज जी कि लोगों में चेहरा बदलने की एक बात रही है, और ये चेहरा बदलने की बात ऊपर नहीं, ये नीचे रही है। तो क्या दोनों पार्टियां इसको समझ पाई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आप ये समझ पाए हैं बीजेपी और कांग्रेस कि कहीं टॉप लेवल पे चेहरा बदलने की बात नहीं थी शायद, लेकिन बात थी नीचे? तो नीचे क्या आप ये समझ पाए हैं? और क्या इस बार लोग ये चाह रहे थे कि नए एक्टर की फिल्म देखनी है हमको, तो पुराने एक्टर्स को बहुत देख चुके हैं? मनोज बिल्कुल, देखिए ये तो लगातार चर्चा चली रही है, और जितनी जगह हम लोग कवर किए हैं वहाँ चेहरे पर तो बात हुई है, वो चेहरा कांग्रेस के भीतर हो या भारतीय जनता पार्टी के भीतर, नए चेहरों पर जो जनता है वो विश्वास करना चाह रही थी, दांव लगाना चाह रही थी। और जहाँ जहाँ नए चेहरे आपको दिखेंगे, जैसे यदि बालाघाट का जिक्र भी हो रहा है, वो भले निर्दलीय लड़ी ने, निर्दलीय के बाद अब कांग्रेस की सीट पर है, तो हमें लगता है कि कांग्रेस वहाँ विश्वास कर सकती है। लेकिन सर जी, महाकौशल में काशीनाथ जी हमारे सीनियर रहे, हम साथ काम किए हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कुछ बातों से मैं उनकी सहमत हूँ, कुछ से नहीं हूँ। मुझे लगता है कि महाकौशल में पिछली बार 11 सीटें कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, तो इसमें 1-2 का इजाफा हो सकता है। जो तस्वीरें दिख रही, जैसे बालाघाट कम होगा तो जबलपुर से शायद 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। इसी तरह यदि मंडला या डिंडोरी की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ से कुछ इजाफा होता नजर आएगा। सिवनी में जरूर 1 सीट का नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, जो लगातार हम लोगों से बात करते रहे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले महाकौशल कुछ देकर जाएगा बीजेपी को। पिछली बार की तरह नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस, ये नहीं कहा जा सकता है कि उसमें बहुत बड़ी एक नुकसान उसको होने जा रहा, और कुल मिलाकर बढ़त कांग्रेस की रहेगी, लेकिन बीजेपी में इसमें कुछ सुधार करती हुई नजर आएगी। लेकिन वही कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे काशीनाथ जी ने भी कहा, आखिर मुद्दे ऊपर कौन से थे? क्योंकि जनता ने अपना मन पढ़ने ही नहीं दिया इस बार। जितना एक पत्रकार के नाते करीब करीब 20 से 30% मध्य प्रदेश का मैंने भी भ्रमण किया और लोगों के मन तक पहुंचने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि उनसे बात करने के बाद मैं ही मूर्ख साबित होता था अंत में। मतलब वो ऐसा गोल गोल घुमा के जलेबी छोड़ देते थे मेरे लिए कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा लाडली बहना मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है। कमलनाथ जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। शिवराज जी कैसे हैं? उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। मोदी जी कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। राहुल गांधी की यात्रा कैसी थी? वो भी बहुत अच्छी थी। तो भैया हमको क्या बता रहे हो आप? बता रहे हो या घुमा रहे हो? काशीनाथ जी जी देखिए, मतदाता ने बहुत घुमाने फिराने की स्थिति थी नहीं, बदलाव का मूड उसका दिख रहा था। ये हम लोग जरूर बात करते समय इस बात को नहीं पढ़ पाते कि वो बदलाव के मूड में आ गया है। जब वो सभी तरह में आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, तब आप ये मान लीजिए कि उसके अंदर एक मन चल रहा है जो ये कह रहा है कि हम तो बदलेंगे। मन चला तो नहीं हो रहा है काशीनाथ जी, हम जी मन चला तो हम नहीं बदलेंगे वाली बात है जी। और इस चुनाव में आप एक चीज और देखेंगे, हाँ, जितनी ये सब बातें हो रही ना कि बहुत टाइट है और नेक टू नेक फाइट है, कोई भी फाइट मुझे नेक टू नेक नहीं दिखती महाकौशल में। जी जी अच्छा खासा गैप रहेगा और कांग्रेस को 4 सीटों का इजाफा हो सकता है, मतलब 24 से 28 तक जा सकती है कांग्रेस, ऐसा लगता है अभी चुनाव में। मैं भी इस बात के लिए बहुत 3 तारीख का इंतजार कर रहा हूं कि जो मैं आकलन कर रहा हूं वो सही है या सही उतरा या नहीं उतरा, क्योंकि 24 से 28 बोल रहा हूं मैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं
कि मैं भी जनता को ठीक से पढ़ पा रहा हूं या चुनाव का आकलन ठीक कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आपके या भीतर मुझे का अपना तरीका बदलना पड़ेगा। आपके भीतर का जबलईपुर खनक गया इस बात में, एकदम समझ में आ गई बात हमें कि जय है जबलपुर, कि हमें समझ पाया कि नहीं समझ पाया। चलिए गोविंद जी मुस्कुरा रहे हैं, गोविंद जी की तरफ चलता हूं। गोविंद जी जल्दी से एक क्विक रिएक्शन आपका। सिवनी का अगर कुछ आकलन आपने देखा हो, महाकौशल में जैसा काशीनाथ जी का तो खम ठोक कर कहना है कि कांग्रेस अपनी गाड़ी को बड़ी तेज रफ्तार में आगे ले जा रही है और बीजेपी वहाँ उस रफ्तार में नहीं दिखी है। हालांकि वो भी कह रहे हैं संभल कर कि मैं भी 3 दिसंबर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं कितना सही साबित होता हूँ या सही साबित नहीं होता हूँ। आप बड़ा सुरक्षित चल रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल प्लेन चल रहे हैं। थोड़ा सा जरा आप भी जोखिम उठाइए, कुछ भविष्यवाणी करिए कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में या खिलाफ जी। और इस बार जो है कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी आहूजा को जो है मतलब ये अपना प्रत्याशी बनाया है और वहां से लगातार जो है कांग्रेस जो है हारती आ रही है 3-4 चुनाव से जो है। पर इस बार जो है कमलनाथ जी ने युवा चेहरे को जो है दिया है और मनमोहन राय जो है मनमोहन राय को भाजपा से ही लड़ना पड़ रहा है जी, क्योंकि वहाँ मनमोहन राय जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, बाद में भाजपा में शामिल हुए और सबसे बड़ी बात वहाँ की भाजपा साइलेंट थी, इसलिए जो है ऐसा लगता है कि आहूजा जो है वो मतलब जीत पाएंगे। और इस तरह जैसे लखनऊ सीट है वो तो परंपरागत सीट है, वहाँ तो कांग्रेस को जीतना ही जीतना है। खिलाड़ी विधानसभा में भारी फाइट है क्योंकि वहाँ पे हरवंश सिंह जी के पुत्र दूसरी बार चुनाव लड़ रहे, पहली बार से वो हार गए थे और उन पर आरोप था कि उन्होंने खर्च कम किया। उसके बाद ये वो धीरे धीरे सक्रिय रहे और उनके बाद जो है पर वहाँ भी जो है नेक टू नेक फाइट है, वहाँ कोई मतलब कोई तीसरा प्रत्याशी ऐसा नहीं जो उनको वोट काटेगा। जी जी जी। और उसके बाद जो है ये आपकी 12 सिवनी 12 और बालाघाट में आती है वो जी। तो इस तरीके से ये जो है 4 में से जो है जी आपको सोचिए कि 2 सीटें तो भाजपा को मिल सकती हैं जी जी और 2 कांग्रेस में जा सकती हैं। बहुत बढ़िया, अब आपने बिल्कुल निर्णायक स्वर में अपनी बात की। बागरेचा साहब, हिना कांवरे जी की क्या राह देखते हैं आप? कुछ मैंने खबरें सुनी कि काफ़ी टक्कर है वहाँ भी, लेकिन फिर बाद में ये खबर सुनी कि कोई चुनौती नहीं है, निकल जाएंगी आसानी से जी। नहीं, बिल्कुल लगता है हिना कांवरे जी निकल जाएगी। हालांकि मतदान के निकट जो भाजपा प्रत्याशी वो काफ़ी मतलब उनकी स्थिति बेहतर होती नज़र आ रही थी, मगर अल्टीमेटली हिना कांवरे जी विजयी हो जाएगी ऐसा लगता है। दूसरा मैं बोल रहा था कि जब काशीनाथ जी की बात से मैं सहमत हूँ कि प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव हर जगह बदलाव दिखता है, बदलाव होना चाहिए करके। और एक बार जो 2020 में जो सरकार गिरी थी कमलनाथ जी की, तो जनता ये भी चाहती है कि एक बार कमलनाथ जी को देखा जाए। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रदेश ये कहा जाता है कि कर्मचारी सरकार के जो कर्मचारी है जिधर जाते हैं जिधर हवा बहती है सरकार उसी की बनती है। तो कर्मचारी जो है OPS के चलते भाजपा के विरोध में है, तो मेरा मानना है कि जब कर्मचारी भाजपा के विरोध में है तो निश्चित ही सरकार कांग्रेस की बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी। बागरेचा साहब ने खुलकर ही घोषणा कर दी है और उनका ये भी दावा है कि कर्मचारी जिधर सरकार उधर, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। जी जी मनोज, कुल मिलाकर ये बात तो सही है कि OPS एक बड़ा मसला था इस चुनाव में, ओल्ड पेंशन स्कीम, और कर्मचारियों के मन में ये भाव बड़ा मजबूत था। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि कुछ सिरे ऐसे हैं जिनको हम छू पा रहे हैं, या हम अभी भी कई बार मैंने ये देखा है कि जैसे क्लोज फाइट की बात को पत्रकारों का या मीडिया का एक समूह खारिज कर रहा है, और जो प्री पोल सर्वे अब तक के हैं, एग्जिट पोल तो हमें 30 नवंबर को देखने को मिलेगा, लेकिन प्री पोल सर्वे जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं कि नज़दीकी मुकाबला है। नज़दीकी मुकाबला है तो इसका मतलब है मतदाता में दुविधा है। आप इस पर आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है? देखिए शरद जी, दुविधा में मतदाता होगा नहीं, जो बातें नज़र आ रही है। बात जरूर है कि जहां तहां से हम खबरें करते हैं, लेकिन अब लगातार जब हम आकलन कर रहे हैं, तमाम सारे लोग दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है वो किसी भी एक तरफ अपना मन बनाएगा
और अच्छा खासा बहुमत के साथ उसको सरकार तक पहुंचाएगा, और ये होना भी चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है मध्य प्रदेश को लोकतंत्र में। तो मुझे लगता है ये दिखाई देगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने आ रही, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के अपने दावे हैं। थोड़ी देर पहले एक वरिष्ठ नेता से मैं बात कर रहा था, उन्होंने खुद मान लिया कि ग्वालियर चंबल में हम लूज कर रहे हैं। तो खुद कांग्रेस का ये मानना शायद ये बता रहा है कि वो हर एक सीट पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस लूज कर रही है? हाँ, उन्होंने माना है अपने ऑन रिकॉर्ड अपना माना है, और उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल में हम थोड़ा सा नुकसान पाएंगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा आकलन, मुझे लगता है अभी भी कई सिरे हैं जिन पर विचार होना चाहिए, क्योंकि माफ कीजिएगा, इस चुनाव को मैं एक फेरी वाले चुनाव की तरह भी देखता हूं या मॉल के चुनाव की तरह भी देखता हूं, जहां एक तरफ एक कंपनी कह रही है 25% डिस्काउंट, दूसरी कह रही है 28% ले लीजिए, 28% पे प्रोडक्ट दे देंगे। प्रोडक्ट किसका अच्छा है? ये ठीक है कि 3% आपको ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो आप शायद उधर जाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं साहब ये कंपनी ठीक है, इधर ही जाना चाहिए। और दूसरा, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो मतदाता इस तरह के कन्फ्यूजन में भी आ जाता है कि दोनों ही तो बिल्कुल अपनी दुकान लेके बैठे हैं यार, गुरु जिधर से बेहतर मिले ले लो। तो मतदाता के भीतर भी वो भाव होता है जो एक कमिटेड वोटर का होता है, उस भाव पर भी मुझे लगता है इस चुनाव ने प्रहार किया। बड़ी बात कह रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा गौर से सुनिएगा, गुनिए बुनिएगा। बाकी 3 दिसंबर तो बता देगा कि जो काले कोट वाले ठीक हैं या होते बैठे पत्रकार ठीक हैं या भगवान जाने जनता सही है। वही अल्टीमेट है, जनता सही है भैया। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बागरेचा साहब, चौरसिया जी, काशीनाथ जी, मनोज जी, आपका शुक्रिया। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, क्योंकि अब एक्सक्लूसिव बुलेटिन छत्तीसगढ़ का मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।